आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। 7 जून बुधवार, यह पॉडकास्ट आज का दिन। मैं हूं खुशबू कुमार। सचिन पायलट के कांग्रेस छोड़ने और प्रगतिशील कांग्रेस बनाने की बात क्या महज अफवाह है या वाकई ऐसी कुछ खिचड़ी पक रही है गुपचुप तरीके से? और हिंदी पट्टी में कांग्रेस छोड़ अपनी पार्टी बनाने वालों का क्या हुआ? इतिहास इस बाबत क्या सबक देता है? सबसे पहले आज पॉडकास्ट में इसी की बात। यूक्रेन का सबसे बड़ा बांध नोवा काखोवका कल तबाह हो गया। हजारों लोगों की जान पर बनाई है। इस बर्बादी से सहानुभूति कौन बटोर रहा है? फायदा किसे होता दिख रहा है? और हाँ, लंबे समय से पश्चिम के देश जिस काउंटर ऑफेंसिव अटैक यानी सख्त जवाबी कार्रवाई की बात कर रहे थे, यूक्रेन ने क्या वो शुरू कर दिया है? ये भी जानेंगे। और आखिर में बात 40 करोड़ रुपए की। क्या बीबीसी ने अपने बही खाते में गड़बड़ी कर 40 करोड़ रुपए की चोरी की? क्योंकि कल जानकारी तो कुछ ऐसी ही आई है। कुछ ही महीने हुए उन पर इनकम टैक्स के सर्वे जिसे एक मीडिया संस्थान पर छापे की तरह भी देखा गया, वो निर्णायक मोड़ की तरफ किस तरह बढ़ रहा है, ये समझेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस सूरज कुमार से। शुक्रिया खुशबू। एम्स दिल्ली में मैलवेयर अटैक, कुछ देर प्रभावित रही सेवाएं। प्रयागराज सीजीएम कोर्ट में माफिया अतीक अशरफ हत्याकांड की सुनवाई आज। शूटर्स की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाने की एसटीआई करेगी मांग। अखिलेश यादव से आज मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगेंगे सपोर्ट। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय, केरल पहुंच रहे मानसून के बादलों को रोका। राजस्थान के बीकानेर में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.3 रही तीव्रता। एयर इंडिया के विमान की रूस में इमरजेंसी लैंडिंग, सैन फ्रांसिस्को जा रही फ्लाइट की इंजन में आई खराबी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा सरकार पहलवानों से उनके मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी रावलपिंडी जेल से रिहा, आज इमरान खान से करेंगे मुलाकात। और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान, कहा इजराइल को मान्यता दे सऊदी अरब। आने वाले दिनों में परिस्थितियां किस तरह बदलेंगी? मौसम क्या कोई नई करवट लेगा? ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी मौसम विभाग बताता है। इसके जयपुर सेंटर की माने तो तूफान और तेज बारिश के अलावा आने वाले दिनों में राजस्थान के कई शहरों का तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। लेकिन इसी दरमियान राजनीतिक तपिश राज्य में किस कदर बढ़ेगी, कह पाना बहुत मुश्किल है। वजह सचिन पायलट और 11 तारीख का एक पैटर्न। अप्रैल में वे 11 को एक दिन का अनशन कर चुके हैं और फिर मई में 11 ही से 15 तक जनसंघर्ष यात्रा। इस कड़ी का अगला पड़ाव 11 जून सचिन के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि का भी दिन है। चर्चाएं हैं अखबारों में, टीवी चैनल्स पर कि क्या इस दिन पायलट कांग्रेस छोड़ नई पार्टी बनाएंगे? प्रगतिशील कांग्रेस करके ये जो नया नाम दिल्ली से जयपुर तक हवाओं में है, क्या ये बस यूं ही है या इसमें कुछ वजन भी है? पायलट वैसे तो लंबे अरसे से राज्य में लीडरशिप परिवर्तन की बात करते रहे हैं, लेकिन हाल ही के महीनों में उन्होंने अशोक गहलोत से अपनी राजनीतिक खींचतान को एक सैद्धांतिक मोड़ दे दिया है। 3 मांगे हैं उनकी, बेहद स्पष्ट। वसुंधरा सरकार के दौरान हुई कथित घोटालों पर कार्रवाई, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का पुनर्गठन और परीक्षाओं में हुए पेपर लीक से जो छात्र प्रभावित हुए हैं उन्हें मुआवजा। 31 मई उनकी डेडलाइन थी सरकार को, जो बीत चुकी है। इसके 2 दिन पहले दिल्ली में एक बैठक भी हुई थी। बाद में मीडिया के सामने ग्रुप फोटो, सुलह की बात, लेकिन असल में ऐसा कुछ होता हुआ दिखा नहीं। तो क्या पायलट वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे फिलहाल, या उन्होंने मन बना लिया है प्रगतिशील कांग्रेस का और अब यहाँ से रास्ता वापसी को नहीं जाता है? पूछा मैंने सीनियर जर्नलिस्ट रशीद किदवई से। सचिन पायलट के बारे में एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो उन्होंने जो पद छोड़ा या जो बाकी स्वर निकाले उन्होंने, वो जुलाई 2020 का मामला है, जो उस समय वो उप मुख्यमंत्री भी थे और प्रदेश अध्यक्ष भी थे। अगर वो एक क्षेत्रीय दल बनाते हैं तो वहाँ भाजपा का एक जबरदस्त वजूद है और वहाँ पर वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत और अनेक भाजपा के पास नेता है। तो उसमें सचिन पायलट अलग पार्टी बना के या उसमें शामिल होकर के भी पूरी ताकत के बाद भी वो सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री के पद के दावेदार होंगे अगर परिस्थितियों ने उनका साथ दिया।
तो मुझे इसीलिए लगता है कि सचिन पायलट कोई जल्दबाजी में कदम नहीं उठाएंगे। दूसरी बात ये कि जो 28-29 मई को जो दिल्ली में बातचीत हुई थी सचिन पायलट, अशोक गहलोत की, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के विदेश जाने से पहले, तो बात वहाँ ये खत्म हुई थी कि दोनों में सुलह हो गई और ये था कि उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल अशोक गहलोत को बाध्य करेंगे कि कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे सचिन ने जो मांगे उठाई है, ये मामले कोई बड़े नहीं है, ये अशोक गहलोत कर सकते हैं। और अगर इसमें कुछ प्रगति हुई तो सचिन पायलट को राज्य का अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का या कांग्रेस का जो सेंट्रल लीडरशिप है वहाँ कांग्रेस कार्य समिति का या महामंत्री के रूप में बनाया जा सकता है। सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है, तनातनी जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई निश्चित फैसला हो गया और प्रगतिशील पार्टी बन रही है। वो प्रगतिशील पार्टी करेगी क्या वहाँ? राजस्थान में तीसरे मोर्चे का कोई जगह ही नहीं है। रशीद जी, आप बेहतर बताएंगे। विवेक तन्खा जो कांग्रेस के सांसद हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं, वे पार्टी में शामिल होने से पहले कई छोटे बड़े राजनीतिक दलों को बनाने में कानूनी मदद मुहैया कराते रहे हैं, तो उनके साथ पिछले दिनों पायलट साहब का महर में दिखना, क्या ये भी बस यूं ही था? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प अध्याय है। दोनों व्यक्ति जो हैं, विवेक तन्खा जी और सचिन पायलट, उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आदमी अपनी आस्था तो एक निजी विषय है और वो अगर वहां गए और उन्होंने माँ शारदा का जो वहाँ मंदिर है वहां गए, पूजा पाठ की, तो उससे हो सकता है उनको कुछ संतोष मिला हो, लेकिन वो उनकी ख्याति ये भी है कि वो राजनीतिक दलों को कायम करने में, बनाने में वो एक कानूनी जो दांव पेच होते हैं उसमें मदद करते हैं। हो सकता है कि ये प्रेशर टैक्टिक्स हो, ये सब जो चीजें हो रही हैं कि सचिन पायलट एक तरीके से जो कांग्रेस का सेंट्रल लीडरशिप है उसको एक मौखिक रूप से एक मैसेज भिजवा रहे हैं कि जो आपने वादे किए थे, जो इन बातों को जो कांग्रेस ने खुद करने का ऐलान किया था या जिसको सचिन के सामने विधिवत रूप से उसको ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी, वो उसमें क्या अड़चन है कि वो कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी तो 12-13 तारीख के बाद में आएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि 18 तारीख के बाद आएंगे, तो सचिन पायलट क्या सिर्फ इंतजार करते रहेंगे? तो उन्हें भी अपनी एक राजनीतिक प्रतिष्ठा उनकी दांव पे लगी है। जी, और कांग्रेस में फूट का, विभाजन का लंबा इतिहास रहा है। एक आखिरी सवाल ऐसे में आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि जब कभी किसी नेता ने अपनी पार्टी बनाई कांग्रेस से छिटक कर, कामयाब कौन हुआ उसमें और कौन नहीं? क्या इसमें भी कुछ पैटर्न नजर आता है? देखिए, राजनीति में जो राजनेता होते हैं वो बड़ा सोच समझ के कदम उठाते हैं। जैसे कांग्रेस के अगर आप इतिहास में देखें तो 48 बार तकरीबन फूट पड़ी है जहां लोगों ने अपने अलग दल बनाए। तो अलग दल बनाए तो उसमें कामयाब दल वो रहे जो क्षेत्रीय भाषाओं के राज्यों के में आधारित थे, मतलब जहाँ के ऊपर एक छत्रप था, मतलब हिंदी पट्टी से हट के जो राज्य थे वहाँ बहुत ज्यादा ये जो कांग्रेस के जो दल जो कांग्रेस से बिखर के छितर के गए, या जो नेता, जिसमें शरद पवार का नाम लिया जा सकता है, ममता बनर्जी का नाम लिया जा सकता है, जगन मोहन रेड्डी का नाम लिया जा सकता है, चंद्रशेखर राव भी पहले कांग्रेस में थे, तेलुगु देशम पार्टी भी कांग्रेस के टी अंजैया ने बनाई थी, बाद में उसको एन टी रामाराव ने टेक ओवर किया। और इसी तरीके से अनेक उदाहरण है। बीजू पटनायक, जिसको आज जो बीजेडी जो हम कहते हैं, उन्होंने पहले उत्कल कांग्रेस बनाई थी, अब वो बीजू जनता दल के रूप में है। तो तमाम ऐसे राजनीतिक दल मतलब पनपे जो भाषा के आधार पे जो राज्य हैं उसमें थे, और वहां पर उनकी एक करिश्माई जादुई शख्सियत ने उसको कांग्रेस को पीछे करके वो व्यक्ति जो थे वो बहुत ज्यादा कामयाब रहे। लेकिन हिंदी पट्टी में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में हम देखें, राजस्थान में हम देखें, छत्तीसगढ़ में हम देखें, उत्तर प्रदेश में हम देखें, बिहार में हम देखें, वहाँ जो लोग टूट के गए और उन्होंने अपने राजनीतिक दल बनाए, वो राजनीतिक दल कामयाब नहीं रहे। सिर्फ एक हम चरण सिंह का उदाहरण दे सकते हैं, जो 60 के दशक की बात है कि वो एक अपना उन्होंने जो भारतीय लोकदल बनाया, उसको आज भी वो जो था आरएलडी के नाम से है, वो पनप पाया और उसको सत्ता का सुख मिला। लेकिन बाकी तमाम लोग, वीएन गाडगिल का कहना ये है कि वो कांग्रेस जब छोड़ के लोग जा रहे थे तो शेर की तरह जाते हैं और जब आते हैं तो मेमने की तरह वापस आते हैं। ये थे सीनियर जर्नलिस्ट रशीद किदवई। 15-16 महीने बाद भी रूस और यूक्रेन में जंग जारी है। रूस पर प्रतिबंधों की लंबी चौड़ी खेप, रूसी तेल, गैस, कोयले पर हाय तौबा। यूक्रेन को पश्चिम से मिल रहे हथियार, लंबी दूरी के रॉकेट और ईरान, चीन जैसे मुल्कों से मॉस्को की गहरी यारी, इन सब ने युद्ध को और तल्खी किया है, कुछ नरमी के बजाय। कल इस संघर्ष के साथ एक नया नाम जुड़ा, नोवा खाखोवका बांध का।
जंग के बीच कल यूक्रेन का सबसे बड़ा डैम खाकुवा तबाह हो गया। इससे बांध का पानी मैदानी इलाकों तक पहुंच गया। बाढ़ के डर से आसपास के गांव खाली कराए जाने लगे। 80 गांवों में बाढ़ का खतरा है। सैकड़ों लोगों को अब तक सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। दक्षिणी यूक्रेन के खेरसॉन प्रांत में ये सब कुछ हो रहा है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस ने जानबूझकर इस बांध पर बमबारी करके उसे उड़ाया है। वहीं रूस ने इस आरोप का खंडन किया है और दावा किया है कि यूक्रेनी सेना की गोलीबारी की वजह से बांध को नुकसान पहुंचा। निप्रो नदी पर बने इस बांध के टूटने के बारे में क्या जानकारी अब तक हमारे पास है, किसकी ओर से हमले में इस बांध को नुकसान पहुंचाया गया, पूछा मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर रशियन स्टडीज के प्रोफेसर अमिताभ सिंह से। देखिए, बांध ये जो खाकोवका का बांध है वो 1956 में बना था सोवियत काल में, और ये सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है यूक्रेन में। और इसको पहली बार कब्जा एक वीक के अंदर ही फरवरी 2022 में रूसी सेना ने कर लिया था, अपने कंट्रोल में ले लिया था। पावर सप्लाई बंद नहीं किया था, लेकिन अक्टूबर में आके इसका यूक्रेन के तरफ पावर सप्लाई इसका बंद कर दिया गया। तब से अब तक ये पूरी तरह से रूसी कंट्रोल में है। ये बांध किसने तोड़ा है, इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि दोनों पार्टीज जो हैं, रूस और यूक्रेन, ये कह रही हैं कि रूस कह रहा है यूक्रेन ने किया, यूक्रेन कह रहा है रूस ने किया है। अगर प्रथम दृष्टया जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है ये समझने के बाद, उसमें ये लग रहा है कि ये बांध को यूक्रेनियों ने तोड़ा है, क्योंकि इससे फायदा उनको है। पहला फायदा ये है कि ये एकमात्र ब्रिज है जो कनेक्ट करता है खेरसोन, जो ये नदी है नीप्रो नदी, उसके दोनों तट को जोड़ने वाला ये एकमात्र पुल है। और उस पुल को इन्होंने तोड़ दिया है, यानी बांध को टूटने से वो पुल भी टूट गया है जो दोनों तट को, नीप्रो नदी के तट को जोड़ता था। तो पहला कारण तो यह है। दूसरा ये है कि जब पानी भर जाएगा लोअर प्लेन्स में और जो जो तट है नीप्रो नदी के, उससे किसी भी सेना को एडवांस करने में या आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगा। तीसरी है कि ये फ्रेश वाटर सोर्स था, न कि सिर्फ दोनों तट के लोगों के खेती के लिए, बल्कि ये क्राइमिया के लिए एक बहुत बड़ा फ्रेश वाटर सोर्स था। और क्राइमिया में इसके पहले रूस को काफी प्रॉब्लम होती थी फ्रेश वाटर सप्लाई करने में। तो ये एक सोर्स था। तो ये प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि यूक्रेन ने ही सबोटाज से इसको तोड़ा है, लेकिन अभी भी स्पष्ट नहीं है, इसलिए अभी भी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अमिताभ जी, इसके टूटने से समस्या किन लोगों को और किस तरह की हो सकती है? साथ ही मिलिट्री लेवल पर भी किसी को बढ़त मिलने की संभावना है क्या? इसके टूटने से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि ये दोनों तरफ लैंड माइन्स लगे हैं, यानी नीप्रो नदी के दाहिने तट पर और बाएं तट पर दो यूक्रेनियों का कब्जा है दाहिने तट पर और रूसियों का कब्जा है बाएं तट पर, यानी ये एक डिवाइडिंग लाइन है। इसमें लैंड माइन्स लगाई हुई हैं दोनों ने। अगर वाटर यानी पानी का बहाव तेज है, जो अभी है, उसके चलते कई सारे जो लैंड माइन है उनके विस्फोट होने की आशंका है, और कुछ फूट भी नहीं है। और जो नहीं लैंड माइन फूटेंगी वो पानी के बहाव से तट पे चली जाएंगी, जो सिविलियन पॉपुलेशन को, खासकर वैसी जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है, जो भेड़ बकरी गाय उनके खुले चारेगाह में जाती है, उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है। दूसरे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि इसे जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो यूक्रेन का सबसे बड़ा पावर प्लांट है और यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, उसमें जो रिएक्टर्स के कूलिंग के लिए है वो वाटर सप्लाई करता है। तो उसमें उसका अगर लेवल कम हुआ, चूंकि बांध टूटा है, तो उससे प्रॉब्लम होगी। और जैसे जैसे नीचे अगर दक्षिण की तरफ जाएंगे नीप्रो नदी के, तो जलस्तर बढ़ता जा रहा है, यानी जितने भी एरिया हैं, जो एम्बैंकमेंट हैं या बैंक्स हैं, जो तट हैं नदियों के, उनमें बाढ़ आने की आशंका है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है मिलिट्री लेवल पे, उससे ये होगा कि जो काउंटर ऑफेंसिव, सो कॉल्ड काउंटर ऑफेंसिव जो शुरुआत की थी यूक्रेन ने, उस पर एक विराम लग जाएगा। क्योंकि आने वाले कम से कम 2 महीने तक जहां तक पानी जाएगा और जहां तक बाढ़ आएगी, वहां तक आर्मी एडवांस नहीं कर सकती, यानी टैंक, उनकी बख्तरबंद गाड़ियां, ये सब चीजें आगे नहीं जा सकती हैं। तो प्रथम दृष्टया मुझे तो यही प्रतीत हो रहा है कि ये एक सबोटाज है जो यूक्रेन द्वारा कराया गया है। इससे उनको एक सहानुभूति भी मिलेगी और दूसरा मिलिट्री एडवांटेज भी होगा।
जी, और एक आखिरी सवाल, डोनेत्स्क रीजन में भी बड़ा हमला एक दिन पहले हुआ था और रूस ने सैकड़ों कीव समर्थक सैनिकों को मारने की बात भी कही थी। एक पर्सपेक्टिव में इन सब चीज़ों को अगर हम देखें अमिताभ जी, तो ये सब यूक्रेन के लॉन्ग पेंडिंग काउंटर ऑफेंसिव अटैक की शुरुआत है क्या? देखिए, काउंटर ऑफेंसिव की शुरुआत हो गई है, इंटेंसिटी उसकी बढ़ेगी और काउंटर ऑफेंसिव की शुरुआत सप्ताह 10 दिन पहले से ही हो गई, लेकिन इसकी इंटेंसिटी तीव्र नहीं होगी। जब तक रिएक्शन दोनों तरफ से नहीं आएंगे तब तक हम नहीं मान सकते काउंटर ऑफेंसिव या ऑफेंसिव शुरू हुआ है। लेकिन जैसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो जो लाइन है जो सेपरेट करती है करीब 600 माइल्स यानी करीब 900 किलोमीटर की जो एक तरह से उनका बॉर्डर है, जो नया बॉर्डर है, उसको तोड़ने की, उसको भेदने की जो यूक्रेन की कोशिश है, उसकी शुरुआत हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अमिताभ सिंह। इसी साल फरवरी महीने का दूसरा मंगलवार 14 फरवरी की तारीख, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग अपने अमले के साथ पहुंची ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर। डिपार्टमेंट के अधिकारी कई घंटे इस मीडिया संस्थान के दफ्तर में कागज़ खंगालते रहे। 3 दिन सर्वे चला। ये सर्वे ऐसे वक्त पर हुआ था जब बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी। इसमें गुजरात दंगों के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाया गया था। ऐसे में विपक्ष ने इसे बदले की कार्रवाई कहा, वहीं टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स की हेरफेर से जुड़ा मामला बताता रहा। कल अब इस मामले में बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीबीसी ने आयकर विभाग के सामने माना है कि उसने पिछले कुछ सालों में अपनी कम इनकम दिखाई। इतना ही नहीं, बीबीसी ने यह भी कबूल किया है कि उसने भारत में जो उसकी टैक्स देनदारी बनती है उसके मुकाबले कम टैक्स भरा। तो और क्या इस केस में साफ होता हुआ दिख रहा है, पूछा मैंने शुरुआत ही से इस खबर को कवर कर रहे आज तक रेडियो रिपोर्टर मुनीश पांडे से। जी देखिए, जो जानकारी अभी मिल रही है उसके मुताबिक एक ईमेल कम्युनिकेशन हुआ है और इस ईमेल कम्युनिकेशन में बीबीसी ने इस बात को माना है कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में जो उनकी आय थी उसे कम बताया गया था। और इसे कम बताने का सीधा मतलब ये होता है कि दरअसल आप आयकर विभाग को या फिर हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है उससे आप कम से कम टैक्स देना चाहते हो, यानी कि आप टैक्स की चोरी करना चाहते हो। और इसी वजह से जो बीबीसी का ईमेल था वो अब आयकर विभाग के लिए एक सबूत के तौर पर है, क्योंकि अब आयकर विभाग का ये कहना है कि इससे मतलब नहीं होता है कि बीबीसी उन्हें क्या कह रहा है। बीबीसी ने इस बात को मान लिया है, 40 करोड़ रुपए उन्होंने कम दिखाए थे, यह भी ठीक है, लेकिन अब बीबीसी को खुद पत्र लिखना पड़ेगा आधिकारिक तौर पर आयकर विभाग को, और वहां पर उनको बताना पड़ेगा कि आखिरकार उन्होंने टैक्स की चोरी क्यों की। और उसके बाद आयकर विभाग यह तय करेगा कि आखिरकार उस टैक्स की चोरी के लिए कितनी पेनल्टी, कितना फाइन बीबीसी को देना पड़ेगा। मुनीश जी, एक चीज बताएं, बीबीसी पर पहले भी इस तरह के सवाल उठते रहे हैं क्या? बीबीसी की देखिए अगर बात करें, बीबीसी के ऊपर साल 2002 से जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो अलग अलग समय पर जांच किया हुआ है। अगर हिस्ट्री में जाएं, अगर पहले के मामलों की बात कर लें, साल 2002 से लेकर 2003, 2004, 2005 इन सभी सालों में इनकम टैक्स ने उनको बाकायदा नोटिस दी थी कि आपने ट्रांसफर प्राइसिंग जो है उसको सही तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया नहीं है। उसके बाद साल 2008-9 के आसपास में भी बीबीसी के ऊपर इसी तरह के आरोप आयकर विभाग ने लगाए, और अभी भी जब आयकर विभाग इस मामले की जांच कर रहा है तो पिछले कई सालों के जब रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि बीबीसी कथित तौर पर इस पूरे मामले में जो भारतीय कानून है उसकी अनदेखी करते हुए कर की चोरी कर रहा था। एक चीज और कि इनकम टैक्स की तो कार्रवाई खैर ठीक है, ईडी भी कुछ जांच इसमें कर रही है क्या फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत, और पेनाल्टी कुल कितनी बीबीसी पर लग सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जो आयकर विभाग है वो इस मामले की जांच कर रहा है, और मामले की जांच के दौरान उनको कुछ दस्तावेज मिले थे, वो काफी अहम साबित हुए पूरे की पूरी जांच में। उसमें सबसे ज्यादा जो अहम दस्तावेज थे वो यह था कि जो बीबीसी हिंदुस्तान में पैसे कमा रहा है, भारत में जो पैसे कमा रहा है और उसे जो विदेश भेज रहा है, या विदेश की जो उनकी कंपनी है वहां से जो हिंदुस्तान में पैसे आ रहे हैं, उसमें सबसे पहली बात उनका हेराफेरी पकड़ा गया। दूसरा, जो कमाई वो भारत में कर रहे हैं उसे सीधे तौर पर दिखा नहीं रहे थे। जो पैसों का आदान प्रदान होता है, भले से बीबीसी जो है यूके की एक कंपनी है, लंदन में उनका ऑफिस है, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक आपको टैक्स देना पड़ता है, आपको अपनी आय पर कर देना पड़ता है, और वो आयकर विभाग उसका लेखा जोखा रखता है। लेकिन बीबीसी ने खुद इस बात को कबूल किया हुआ है आयकर विभाग के सामने एक ईमेल के जरिए कि हमने पिछले कुछ सालों में 40
करोड़ से कम रुपए दिखाए थे जो हमारी आय में था, और इसलिए अब हम चाहते हैं कि उसे दिखाकर उस पर जो भी टैक्स लगना है वो हम टैक्स पे करने को तैयार हैं। आयकर विभाग के बाद में जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, प्रवर्तन निदेशालय, उन्होंने भी फेमा के तहत इस मामले की जांच शुरू की। फेमा भी इन्हीं सब मामलों की जांच करता है कि आखिरकार विदेश से जो हिंदुस्तान में पैसे आ रहे हैं या फिर हिंदुस्तान में कमाकर आप विदेश में जो पैसे भेज रहे हैं, क्या उसके आरबीआई के तहत आपने परमिशन ली थी, और अगर आपने परमिशन ली थी तो क्या आपने उस पर टैक्स सही तरीके से अदा किया है या नहीं किया हुआ है। लेकिन ईडी की मामले की जांच चल रही है, अभी इनकम टैक्स की अपनी अलग जांच चल रही है। अगर दोनों ही इनकम टैक्स के कानून की बात करें या फेमा कानून की बात करें तो उसमें इन दोनों ही एजेंसियों के पास में पूरी तरह से छूट होती है कि वो मामले की गंभीरता को समझते हुए, जो सबूत है उसको ध्यान में रखते हुए 100% तक इस मामले में वो फाइन लगा सकते हैं। यानी कि अगर 40 करोड़ रुपए की चोरी की है तो 40 करोड़ रुपए का फाइन भी लग सकता है, और इससे ज्यादा भी अगर फाइन लगाना चाहे दोनों एजेंसियां तो इससे ज्यादा भी फाइन लगा सकती हैं। लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया है कि लगभग 100% का फाइन लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश पांडे। और अब वक्त है आज के अखबारों से अपडेट होने का। मेरे साथ सूरज कुमार जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सूरज। खुशबू, गुड मॉर्निंग। द पाइनियर अखबार से शुरुआत करते हैं और इसकी हेडलाइन है, रेल दुर्घटना मामले की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी। और कल सीबीआई ने जो दुर्घटना स्थल है वहां का दौरा भी किया और वहां से पूछताछ भी शुरू कर दी थी। और इसी तरह की एक हेडलाइन है लेकिन थोड़ी अचरज में डालती है इसी घटना से जुड़ी हुई हेडलाइन हिंदुस्तान हिंदी अखबार की कि 40 लोगों के शव पर चोट का कोई भी निशान नहीं है। राजकीय रेलवे पुलिस की टीम इसकी जांच कर रही है और इस जांच में ये बात निकल कर आई है। एक तस्वीर भी हिंदुस्तान अखबार में दिखाई देती है कि बालासोर में पटरियों की मरम्मत में जो श्रमिक हैं वो जुटे हुए नजर आते हैं। हिंदुस्तान हिंदी से अगर हम हिंदुस्तान टाइम्स पे आते हैं खुशबू, तो जो इस लीड स्टोरी है वो साइक्लोन की स्टोरी है कि अरेबियन सी में साइक्लोन अब उठा है और इसी कारण जो मॉनसून के बादल थे उसको इसने रोक दिया है। और द एशियन ईस्ट की खबर खुशबू ये है कि कर्नाटका के बाद अब एमपी, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना में जितने भी बीजेपी के टॉप लीडर्स हैं वो अब जाने शुरू हो जाएंगे क्योंकि अब वहां पर इलेक्शन का फोकस है और चुनाव की तैयारी भी। भास्कर पर मैं सूरज खबर पढ़ रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े एक मामले में अहमदाबाद कोर्ट में आज सुनवाई होगी। 23 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इसके बाद कोर्ट ने नया समन जारी करके उन्हें आज पेश होने के लिए कहा है। तो दरअसल पूरा मामला ये है कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया है। पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में केजरीवाल और संजय सिंह पर यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने का आरोप है। यूनिवर्सिटी ने याचिका डाली थी और उसमें ये कहा था कि दोनों नेता जो है वो संस्थान की प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं। उनको पता है कि पीएम की जो डिग्री है वो पहले ही वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद दोनों नेताओं का ये कहना कि डिग्री ना दिखाकर यूनिवर्सिटी सच छुपा रही है, ये बिल्कुल गलत है। जी खुशबू, और हिंदुस्तान में खबर है कि राजधानी से 2 दशक में ड्रग्स का सबसे बड़ा जो जखीरा है वो पकड़ा गया है। 6 लोगों को नार्कोटिक ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है और इसमें से 3 नोएडा के हैं। और ये लोग नेट और क्रिप्टो करेंसी के जरिए देश भर में जो तस्करी का नेटवर्क है वो चला रहे थे। एयर इंडिया विमान के इंजन में खराबी देखी गई और फिर उसकी रूस में इमरजेंसी लैंडिंग भी कल हुई है। विमान में 216 यात्री सवार थे और दिल्ली से यह हवाई जहाज सैन फ्रांसिस्को खुशबू जा रही थी। और द डेली गार्जियन पे एक स्टोरी मैं देख रहा हूँ खुशबू की जेडीएस, जिसने कर्नाटका चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया है फॉर श्योर, वो अब पूरे तरीके से चेंज की मुद्रा में आ गई है। और उसके लीडर हैं SD कुमारस्वामी, जेडीएस लीडर। उन्होंने ये कहा है कि अब वो पूरे तरीके से परिवर्तन करेंगे जेडीएस का ऊपर से नीचे तक, और उसके बाद एक बदलाव करके देखेंगे कि इसका आने वाले चुनाव में क्या फायदा उनकी पार्टी को दिखाई देता है। मणिपुर में शांति बहाल की कोशिशें हो रही हैं सूरज, लेकिन इस बीच एक बार फिर हिंसा भड़की थी सोमवार की सुबह, और उसमें मैं खबर देख रही हूँ द एशियन एज पर। वो ये कि सोमवार को जो हिंसा हुई दोबारा, उसमें घायल एक BSF जवान रंजीत यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। 5 मई को सर्च ऑपरेशन हुआ था, उसके दौरान स्थानीय लोगों और जवानों के बीच गोलीबारी हुई थी जिसमें BSF जवान घायल हो गए और असम राइफल्स के भी 2 जवानों को गोली लगी है। इन्हें एयरलिफ्ट कर मंत्री पुखरी ले जाया गया है। जी, और अगर विदेशी खबरों पे आए खुशबू, तो BBC की एक स्टोरी है कि ईरान ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का दावा किया है। ये स्पीड ऑफ
साउंड से 15 गुना तेज है और अमेरिकी एंटी मिसाइल सिस्टम को भेदने में ये सक्षम है। दूसरा दावा रूस कर रहा है। रूस का ये कहना है कि उसने यूक्रेन का सबसे बड़ा बांध काखोवका को तबाह कर दिया है और इस कारण क्या हुआ है कि यूक्रेन के 80 गांव रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर हमले के आरोप लगाए हैं। एक खबर अमेरिका से भी है जो कि भारत से रिलेटेड है और अमेरिका ने ये कहा है कि भारत में वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और ये बयान है वो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन क्रिबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी से अगर समझें तो एक ऐसा लोकतांत्रिक देश जो लगातार विकास कर रहा है। और अब जान लेते हैं 7 जून का इतिहास। तो आज ही के दिन 1975 में क्रिकेट के वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी। इंग्लैंड में खेले गए टूर्नामेंट में 8 देशों ने हिस्सा लिया था। वर्ल्ड कप का पहला मैच भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। 1914 में फिल्म निर्देशक, लेखक और पत्रकार ख्वाजा अहमद अब्बास का जन्म आज ही के दिन पानीपत में हुआ था। 1929 में वेटिकन सिटी संप्रभु देश बना। तो इसी जानकारी के साथ पॉडकास्ट आज के दिन में फिलहाल इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है शुभम तिवारी ने। साउंड मिक्सिंग का जिम्मा था नितिन रावत के पास। खुशबू कुमार के साथ थे आप। अब 10 बजे के बुलेटिन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।